हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु। वीडियो गुरु में आपका स्वागत है। आज का जो सेशन है ये है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन पे बेस्ड। कहने का मतलब ये हुआ कि आप देखते होंगे आपके एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग या फिर कई बार इसे वर्बल रीजनिंग भी कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये एक क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। क्रिटिकल रीजनिंग में कुछ एक टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। उनमें से सबसे पहला जो आपको दिख रहा है वो स्टेटमेंट एजम्पशन जो है वो आपके सामने है। स्टेटमेंट एजम्पशन एक ऐसा पार्ट है आपके लॉजिकल रीजनिंग का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। जब भी आप एग्जाम में देखते होंगे तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन इजीली, अगर कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं लॉजिकल के, कई बार ऐसा होता है कि 5 क्वेश्चन तक आपके इसी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर स्टेटमेंट एजम्पशन आर्ग्यूमेंट कोर्स ऑफ एक्शन सब मिलके आता है तो उस कंडीशन में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनते हैं। अब बात आती है कि भाई एजम्पशन होता क्या है। तो आपको मैं पहले 1-2 बातें बोलूंगा, उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वर्बल रीजनिंग का या लॉजिकल रीजनिंग का जो ये टॉपिक है ना, इन टॉपिक्स में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे मतलब समझने के लिए ट्रिक नहीं मिल रही है, तो वहां पे अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आपको चीजों को बेहतर समझना होगा। अगर आप समझते हैं, चीजों को समझ पाएंगे तो बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। इसमें कोई शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक नहीं है। हालांकि कुछ एक प्रिकॉशंस और पॉइंट्स हम आपको बताएंगे जिसके जरिए आप एजम्पशन हर बार निकाल ले जाएंगे और सही एजम्पशन निकाल ले जाएंगे। मतलब आपके एरर करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे उस परिस्थिति में। तो एजम्पशन का मतलब बेसिकली होता है पूर्व धारणा, और जहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है धारणा, यहां पे इस पर्टिकुलर शब्द जो है इसका मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में एक धारणा बनाना। अब देखिए, एजम्पशन एक बहुत ही वास्ट एरिया कवर करता है। जैसे हम आपसे बात करें कि एजम्पशन होता क्या है, तो मैं आपको बोलूंगा कि एजम्पशन वो चीज है जो एज्यूम कर ली जाती है। एज्यूम, सपोज्ड, टेकन फॉर ग्रांटेड, अब देखिए, जैसे आप किसी जगह पे इंक्वायरी के लिए गए, मेरा सवाल यह है कि आप एक इंस्टीट्यूट में गए जहां पे आपको किसी चीज की प्रिपरेशन करनी है। अब आप प्रिपरेशन करने के लिए जब वहां पे पहुंचे तो आपने उससे एक सवाल पूछा कि बताइए फी क्या होगी। आपने क्या पूछा? फी पूछा। आप जनरली यही पूछोगे, फी पूछोगे। उसके बाद आप पूछोगे कि भाई जो है वो टीचर कौन है, उसके बारे में हो सकता है आप इंक्वायरी कर लो, हो सकता है आप बुक्स के बारे में इंक्वायरी कर लो, आप टाइमिंग के बारे में पूछ सकते हो कि क्लासेस का टाइमिंग क्या होगा। करेक्ट। अब आप ये बताइए, जब आप वहां पे गए इंक्वायरी करने के लिए तो आपने क्या पूछा कि क्या क्लास में फैन होगा? नहीं पूछा। क्या आपने पूछा कि वहां पर बोर्ड होगा? नहीं पूछा। ठीक है। क्या आपने वहां पर यह पूछा कि चेयर्स होंगी? नहीं पूछा। अब मेरा सवाल आपसे यह बनता है कि आपने क्यों नहीं पूछा? मैं आपसे क्या सवाल पूछ रहा हूं, क्यों? या फिर मैंने क्वेश्चन किया व्हाई। मैंने आपसे पूछा कि क्यों नहीं, और इसके एवज में आपका जवाब क्या आता है कि अगर वो क्लास है तो चेयर्स तो होंगी ही होंगी, बोर्ड होगा ही होगा, फैन भी होगा। या आपके दिमाग में क्या आता है? आप इसे अंडरस्टूड कर लेते हो, आप इसे एज अ ग्रांटेड लेते हो। आपके जहन में पीछे चल रहा होता है कि ये सारी चीजें तो होंगी ही होंगी, मतलब आप इसको मान के चल रहे हो बाय डिफॉल्ट। और वही चीज जो आप मान के चलते हो, एज्यूम करके चलते हो, उसी को कहते हैं एजम्पशन। पॉइंट कुछ क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट एजम्पशन का, आप एक और तरीके से एजम्पशन आप दे सकते हो। सिर्फ यहीं तक नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड तक नहीं, एज्यूम तक नहीं। कई बार आप किसी काम को करने से पहले, कोई काम आप कर रहे हैं, ठीक है, अब उस काम को करते करते आपके दिमाग में क्या है? क्या है दिमाग में बताइए? आप पढ़ाई कर रहे हो अभी, तो आपके दिमाग में क्या है?
इसके रिजल्ट को लेकर, आपकी पढ़ाई के रिजल्ट को लेकर आपके दिमाग में क्या है, तो आपका जवाब आएगा कि भाई इसका रिजल्ट मैं पॉजिटिव उम्मीद करता हूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यही तो है। और अगर आपके दिमाग में यह आता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर भी आप पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा कोई करेगा क्या? आप एक गड्ढा खोद रहे हो, आपको मालूम है कि उस गड्ढे से पानी नहीं मिलने वाला, तो क्या आप वो गड्ढा खोदने का काम जारी रखोगे? नहीं। अगर आप वो गड्ढा खोदने का काम जारी रख रहे हैं, इसका मतलब आपके दिमाग में पीछे ये बात चल रही है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। यही तो दिमाग में चल रहा है। इसका मतलब आप कैसे फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चल रहे हैं? पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। और यही जो आपका पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है ना, जो आपका पॉजिटिव विचारधारा है, जो आप मान के चल लो कि ऐसा होगा या इसी तरीके से होगा, वो आपका एसम्पशन हो गया। किसके प्रोस्पेक्टिव में? रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव में। और वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इसीलिए कहते हैं कि एजम्पशन शुड बी पॉजिटिव। और ये पहला पॉइंट है, एजम्पशन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब फेवर में होना चाहिए। अब एक एजम्पशन को और समझते हैं। एजम्पशन एक और तरीके से समझते हैं। ये बेसिकली किसका हिस्सा है? दिस इज द पार्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। आप किसी काम को कर रहे हैं, आपसे कोई बहस लड़ाने लगता है, आप बोलते हैं, आपसे बोलता है, आपने कह दिया कि तेंदुलकर इज अ वेरी गुड पॉलिटिशियन। ऐसे किया क्रिकेटर नहीं, तेंदुलकर इज अ वेरी गुड पॉलिटिशियन। और अगले ने आपसे सवाल पूछ लिया कि भाई क्यों? अब आपने अगर ये बात कही है तो आपके जहन में उसके पीछे एक विचारधारा तो जरूर होगी, उसके पीछे एक रीजन जरूर होगा। और वही जो रीजन होता है वो आपका क्या हो गया? एजम्पशन कहलाता है। तो एजम्पशन क्या होता है? एक और तरीके से समझ सकते हैं, किसी भी आर्ग्यूमेंट के पीछे छुपा हुआ रीजन। और आर्ग्यूमेंट जब आप करते हैं तो रीजन नहीं बताते, आप कहते हैं ये सही है। जब आपको कुरेदता है कोई, तब आप बताते हैं उसका रीजन कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये सही है। और जब वो बताते हैं तब वहीं से एजम्पशन आपका स्टार्ट हो जाता है। मतलब आपने एज्यूम कर लिया था कि ये होता है, ये मान लिया था आपने, करेक्ट? एजम्पशन की ये चीजें हैं जो आपको समझ में आ गई। मैंने आपसे पूछा कि हर बार, अब इसका एक ट्रिक है, हर बार किसी भी चीज के लिए एक सवाल पूछिए वाई, और वाई का जो आंसर होगा वो एक आपका प्रोबेबल एजम्पशन हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कैसे वाई का जो जवाब होगा वो कैसे एक प्रोबेबल एजम्पशन हो जाएगा। मैं आपसे बोलता हूं, ध्यान रखना। मान लीजिए एक नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है नो मोबाइल, इस तरीके से आपका एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। अब इस नोटिस बोर्ड से आपको एजम्पशन लगाना है। और एक बात और यहां पे मैं बोलूंगा कि एजम्पशन हमेशा आपका विचार नहीं होता जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो ध्यान रखिएगा। एजम्पशन उस व्यक्ति का विचार होता है जिस व्यक्ति ने इस काम को परफॉर्म किया है, इस एक्शन को परफॉर्म किया है, वही आपका एजम्पशन कहलाता है। अब आप सोचो कि जिस व्यक्ति ने यह काम को अंजाम दिया है, वो व्यक्ति इस काम को करने से पहले क्या सोचता रहा होगा, और जो वो व्यक्ति सोचता रहा होगा वही आपका क्या हो जाएगा? एजम्पशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ध्यान रखेंगे कि अपना कोई मत या विचार नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति ने उस काम को अंजाम दिया है, जिस व्यक्ति ने कोई बात कही है, अगर उसका एजम्पशन निकालना तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि उसको कहने के पीछे उसका रीजन क्या था। करेक्ट पॉइंट आई समझ में? ठीक है। तो अब यहां पे आपसे मैं बोलूंगा कि अगर आपको इसका एजम्पशन निकालना है तो हर चीज के लिए आप एक सवाल पूछ सकते हो, क्यों? और जैसे ही इस सवाल का जवाब मिलेगा वो आपका एक प्रोबेबल एजम्पशन होगा। आप पूछिए कि इस व्यक्ति ने ये नोटिस क्यों लगाया होगा। क्या पूछा? कि इस व्यक्ति ने ये नोटिस क्यों लगाया होगा। तब आपके जहन में यह आना स्टार्ट हो जाएगा कि ये व्यक्ति नोटिस अगर लगाया होगा, इसका मतलब यहां पे लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते रहे होंगे और उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता रहा होगा। बात आई समझ में?
इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति ने ये नोटिस लगाया उसके जहन में है कि यहां पर लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं जो कि डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, तो ये एक एजम्पशन हो गया इस बात का। यहां पे जब आपने पूछा कि ये नोटिस क्यों लगाया, तो आपका क्यों का जो जवाब मिला वो एक एजम्पशन हो गया, एक विचारधारा के साथ उसने ये नोटिस लगाया है। करेक्ट। अब चलते हैं एक एजम्पशन इसके रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं कि वो कैसे रिजल्ट की कामना करता होगा। तो आप बताइए वो कैसे रिजल्ट की कामना करता होगा। जिस व्यक्ति ने ये नोटिस लगाया उसके दिमाग में डेफिनेटली होगा पॉजिटिव कि ये नोटिस लगाने के बाद लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल यहां पर क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। यही तो उसके दिमाग में होगा। अगर उसको लगता होता नेगेटिव असम्पशन, सोचिए अगर उसको लगता होता कि ये नोटिस लगाने के बाद भी लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते रहेंगे, तो क्या वो नोटिस लगाता ना। अगर वो नोटिस लगा रहा है इसका मतलब उसको लगता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, उसको लगता है, किसको लगता है, उसको लगता है कि ये नोटिस पढ़ने के बाद लोग इस बात को फॉलो करेंगे और मोबाइल का इस्तेमाल यहां पर कम हो जाएगा। तो एजम्पशन आपका कैसा आया, पॉजिटिव आया। और ये किसके प्रोस्पेक्टिव में है, रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव में एजम्पशन। चलिए कुछ और एजम्पशन देखते हैं। यहां पर आपने ये तो पूछ लिया कि क्यों लगाया नोटिस। अब ये सोचो कि उसने टेक्स्ट फॉर्मेट में ही क्यों लगाया, क्यों उसने सिंबल का इस्तेमाल नहीं किया होगा। इसका मतलब यह हुआ तब आपको जवाब मिलना स्टार्ट होगा। सोचिए उसकी तरफ से सोचना है आपको कि उसने टेक्स्ट फॉर्मेट में ही क्यों लगाया। तो आपको लगेगा उसको लगता होगा कि यहां पर आने वाले लोग पढ़े लिखे होंगे। यही तो लगता होगा। अगर उसके दिमाग में यह बात हल्की सी भी खटक रही होती कि यहां पर आने वाले लोग अनपढ़ भी हो सकते हैं, इलिटरेट भी हो सकते हैं, तो क्या वो सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में वहां पर इस तरीके से नोटिस बोर्ड लगाता, नहीं लगाता। इसका मतलब उसका फ्रेम ऑफ माइंड यही है कि उसके दिमाग में एक जनरल थॉट है कि यहां पर आने वाले लोग इसको पढ़ सकते हैं, लिटरेट लोग आते हैं यहां पर। तो यहां पे एक और एजम्पशन निकल के आया कि वहां पर आने वाले लोग पढ़े लिखे। इंग्लिश में ही क्यों लगाया, हिंदी क्यों नहीं इस्तेमाल किया। तब आपका क्या जवाब आया, क्यों मैंने फिर से सवाल पूछा और इस सवाल का एक जवाब निकल के आया कि वो इसलिए ऐसा करता होगा क्योंकि उसको लगता है कि यहां पर आने वाले लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। बात आई समझ में, क्लियर। तो हमेशा ध्यान रखेंगे वाई जब आप पूछोगे ना आपको हमेशा एजम्पशन मिलेगा। अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी दीवार, जिसमें अमिताभ बच्चन शशि कपूर दोनों मिलते हैं और फिर वहां पे एक बहुत फेमस डायलॉग होता है। अमिताभ बच्चन कहता है, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, धन है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है। और इस तुम्हारे पास क्या का जवाब क्या आता है कि मेरे पास मां है। और जब ये जवाब आता है तो यहां पर एक एजम्पशन निकल के आता है। जिस तरीके से उन्होंने इस बात को रिप्रेजेंट किया इससे समझ में आता है कि वो कहना चाहता है कि मां की वैल्यू धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, इन सब से कहीं ऊपर है। करेक्ट। तो एक एजम्पशन ही तो हुआ, एक विचार हुआ, जिस विचार के साथ शशि कपूर ने अपने डायलॉग को डिलीवर किया और उन्होंने कहा कि मेरे पास मां है। गेटिंग माय पॉइंट। इस तरीके से एजम्पशन आपको समझना है। ऐसे ही देखिए कई बार कुछ चीजें इनडायरेक्ट रूप से प्रेजेंट करी जाती हैं और वो जो चीजें इनडायरेक्ट रूप से प्रेजेंट करी जाती हैं वो आपका एजम्पशन होता है। तो एजम्पशन निकालने के लिए हमेशा आपको क्या करना है, सवाल पूछना है। सवाल क्या पूछना है, वाई। अब कुछ पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं, यहां पे ध्यान रखिएगा। अगर आपके एजम्पशन में ओनली, नन, नेवर, कैन नेवर, ऑल, ईच, एवरी, इन शब्दों का इस्तेमाल हो जाए तो एजम्पशन आपका क्या हो जाता है, एक्सप्लिसिट हो जाता है। मतलब उस परिस्थिति में वो एजम्पशन वैलिड नहीं होता है। कैसे, ओनली जो वर्ड है ये कैसा होता है, ऑलमोस्ट नेगेटिव। नेवर नेगेटिव हुआ, कैन नेवर ये भी क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, नन नेगेटिव हुआ,
ऑल एक्सट्रीमली पॉजिटिव। ऑल क्या हुआ? एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट हुआ, ईच भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एवरी भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो ध्यान रखो मेरे बच्चे, जब आप किसी और के बिहाफ पे बोल रहे हो तो ऐसे ताल ठोक के आप नहीं कह सकते कि उसने यही सोचा होगा। इसीलिए अपनी बात में फ्लेक्सिबिलिटी रखने के लिए हम कैन और कैन शब्द का इस्तेमाल करते हैं और मे का इस्तेमाल करते हैं एजम्पशन में। तो एजम्पशन में अक्सर आपको कैन और मे मिलेगा, करेक्ट। वहां पे अगर कोई श्योरिटी दे रहा है, अब देखो किसी एक बात के पीछे कई रीजन हो सकते हैं, उसमें से जब आप एक रीजन प्रेजेंट कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि अगले बंदे ने वही रीजन सोचा हो सकता है कि कोई और रीजन सोच के उसने ये काम किया हो। तब जब आप ये बोलते हो ये वाला रीजन हो सकता है, ये उसका एजम्पशन रहा होगा, रहा हो सकता है, आपको पॉसिबिलिटी बोलनी है, आप श्योरिटी नहीं दे सकते, करेक्ट। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बोल दिया कि हेलमेट पहनना मैंडेटरी है, सीट बेल्ट लगाना मैंडेटरी है, तो गवर्नमेंट का विचार ये है कि लोग इसको फॉलो करेंगे। कभी भी वो ये विचार से नहीं करता कि सभी लोग इसका पालन करेंगे। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को हमेशा अवॉइड करना, ऑल, ईच, एवरी, फिर यहां पे नन, ओनली, नेवर, कैन नेवर, इन सब का इस्तेमाल हो। मान लेना एजम्पशन क्या हो जाएगा? गलत है। क्यों? क्योंकि एजम्पशन हम किसी दूसरे के विचार को सोच रहे हैं कि वो क्या सोचा होगा, और इसलिए हमें अपनी बात में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ और सोचा हो, वहां पे कोई डेफिनेट विचार उसका हम नहीं निकाल सकते, करेक्ट। अब चलते हैं कुछ एक क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट आपका होता है if only assumption 1 implicit, if only assumption 2 implicit, if either assumption were 1 or 2 implicit, if neither assumption 1 or 2 implicit, if both assumption 1 and 2 implicit। अब चलते हैं क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये एक सामने आपके क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं ए पार्किंग प्लेस इज नॉट अवेलेबल इन ऑफिस, पार्क योर व्हीकल इन द मॉल एंड वॉक टू द ऑफिस। हर एक शब्द का मतलब है, हर एक बात को ध्यान से पढ़ने वाला है। ये बात क्यों लिखी गई? इफ कंडीशन, इसका मतलब क्या हुआ? पहले बात दिमाग में हमारे क्लिक हुई कि कई बार पार्किंग अवेलेबल होती होगी, कई बार पार्किंग अवेलेबल नहीं होती, ठीक। तो इन्होंने इफ लगाया, कंडीशनल है, इससे हमें एक बात निकल के आई कि पार्किंग अवेलेबल भी होती होगी और नहीं भी होती होगी। पार्किंग प्लेस इज नॉट अवेलेबल इन ऑफिस, पार्क योर व्हीकल, यहां से देखो, पार्क योर व्हीकल इन द मॉल एंड वॉक टू द ऑफिस। वॉक टू द ऑफिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो कह रहे कि पार्क कर दीजिए मॉल में। अच्छा, वो उसने ये क्यों कहा होगा कि भाई आपका जो है, अब मैं ऐसे बोलूं, जैसे आप मान लीजिए दिल्ली में है और आप किसी मॉल में, V3S मॉल में व्हीकल पार्क करने जा रहे हैं। मैंने कहा अगर वहां पे नोटिस लगा दें ऐसा कि पार्किंग स्पेस इज नॉट अवेलेबल, पार्क योर व्हीकल टू द लंदन, कैसा लगेगा? आपको हंसी आएगी। इसका मतलब बिल्कुल इररिलेवेंट है, बिना सोचा हुआ है। और अगर वही बोल दे पार्किंग स्पेस इज नॉट अवेलेबल, पार्क योर व्हीकल नियर टू द लक्ष्मी नगर रेलवे, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन, जो कि V3S मॉल से पास है, तो उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदा जानता है कि ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है, पास में ही है, वहां पे पार्क किया जा सकता है। अच्छा, एक और कहा गया कि पार्क योर व्हीकल इन द मॉल, इससे क्या समझ में आता है? इसका मतलब उसको लगता है कि मॉल में पार्किंग स्पेस अवेलेबल होता है। ये भी बात तो है, करेक्ट। तो पहला असम्पशन देखते हैं। पहला लिख रहा है कि द मॉल इज एट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफिस, बिल्कुल करेक्ट है। आप अपने दुश्मन को ही बोलोगे कि भैया वहां उस लक्ष्मी नगर चौराहे से उतरकर और कनॉट प्लेस पैदल चले आओ, तो वॉक टू द ऑफिस अगर आप बोल रहे हैं, इसका मतलब आपको लगता है कि दैट इज अ वॉकिंग डिस्टेंस, ये हम एज्यूम करेंगे, करेक्ट है ना। तो पहला वाला बिल्कुल सही, द मॉल इज एट वॉकेबल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफिस। सेकेंड वन इज द ऑफिस डज नॉट अलाउ विजिटर्स व्हीकल इन इट्स प्रीमाइसेस। यहां पे लिखा हुआ है ए पार्किंग प्लेस इज नॉट अवेलेबल इन द ऑफिस। कैसा स्टेटमेंट है? जनरल स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? जनरल स्टेटमेंट है, किसी को स्पेसिफाई करते हुए नहीं बोला गया। इसका मतलब जनरल स्टेटमेंट। तो हमेशा ध्यान रखना, जनरल से स्पेसिफिक अगर कुछ लिखा हुआ है, अब ये जनरल टू स्पेसिफिक क्या है? यहां पे देखो, जनरल स्टेटमेंट लिखा हुआ था और ये कह रहे थे ऑफिस डज नॉट अलाउ विजिटर्स। विजिटर्स क्या हो गए? स्पेसिफिक हो गए, स्पेसिफिक हो गए। तो विजिटर्स व्हीकल इन द प्रीमाइसेस, किसी खास तरीके के लोगों को अलाउड नहीं है। तो वो तो जनरल स्टेटमेंट उसने कहा था, पर यह बात आप कतई वहां पे नहीं कह सकते। इसका मतलब यह हुआ कि दूसरा वाला क्या हो जाएगा?
डज नॉट इम्प्लिसिट। तो जनरल से स्पेसिफिक या स्पेसिफिक से जनरल, एंट्री इज नॉट फॉर स्टूडेंट लिखा हुआ है और वहां लिखा हुआ है नो वन कैन एंटर इन द प्रेमाइसेस, तो गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक था, एक पर्टिकुलर लो के बारे में कहा गया था और वो जनरलाइज कर दिया गया। करेक्ट है ना? तो ये बात का खासतौर से ध्यान रखें। ये दोनों एजम्पशन आपको हमें लगता है समझ में आ गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एक्सट्रेडिशन ट्रीटी विद बांग्लादेश होल्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया एज पीपल लाइक अनूप चेटिया of 54 years, the top leader of ULFA Ulfa, who is currently lodged in a Dhaka jail for forgetting travel documents, can be easily extradited back to India. प्रत्यर्पण संधि भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है क्योंकि उल्फा के प्रमुख नेता 54 वर्ष के अनूप चेतिया जैसे लोग जो हाल में जाली यात्रा दस्तावेज के लिए ढाका की एक जेल में बंद हैं, को संधि पर हस्ताक्षर हो जाने पर आसानी से स्वदेश वापस लाया जा सकता है। करेक्ट? अब देखो, पहला, इसमें हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ना। प्रत्यर्पण संधि भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है किसमें? किसी को वापस लाने में। क्योंकि उल्फा के, अब उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, उल्फा के प्रमुख नेता 54 वर्ष के अनूप चेतिया जैसे लोग जो हाल में गलत तरीके से यात्रा कर रहे थे ढाका, वहां जेल में बंद है, को संधि पर हस्ताक्षर हो जाने पर आसानी से स्वदेश लाया जा सकता है। ये उसके मेरिट्स। अब पहला कह रहा है बांग्लादेश में बी हाइडिंग प्लेस फॉर मेनी टेररिस्ट ग्रुप लाइक उल्फा। बांग्लादेश उल्फा जैसे अन्य कई आतंकवादी दलों के छिपने का स्थल हो सकता है। बिल्कुल सही है। कैसे? एक एग्जाम्पल जो आपके सामने रखा गया, टॉप लीडर उल्फा का जो कि यहां पे अनूप चेतिया 54 वर्ष का, वो वहां पे अगर गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक इंडिकेशन देता है कि वहां पे लोग छुपने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब वो एक छुपने की जगह हो सकती है। तो बांग्लादेश में बी द हाइडिंग प्लेस फॉर द मेनी टेररिस्ट ग्रुप्स लाइक उल्फा। करेक्ट? तो ये वाला पहला वाला क्या लग रहा है? इंप्लिसिट लग रहा है। इससे हमने एक सेंस लगाया कि ये इस तरीके से हो सकता है। दूसरा, टेररिस्ट ग्रुप लाइक उल्फा विच स्प्रेड टेररिज्म इन इंडिया मे ऑल्सो बी स्प्रेडिंग टेररिज्म इन अदर कंट्रीज लाइक बांग्लादेश। अगर वो वहां गए तो इस बात का भी इंडिकेशन है कि वहां पे वो टेररिस्ट पैदा कर सकते हैं। तो दूसरा वाला भी क्या हो गया? सही हो गया। इट मींस बोथ द कंक्लूजन इंप्लिसिट, सो द करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? फिफ्थ ऑप्शन। आप पांचवा ऑप्शन यहां पर देख सकते हो। इस तरीके से ऑप्शन रखेंगे। इफ एजम्पशन 1 and 2 आर इंप्लिसिट, यदि दोनों एजम्पशन जो है वो इंप्लिसिट करते हैं। करेक्ट? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहां पे लिखा हुआ 5 year plans spend lakh of crores in energy sector allocating funds for coal, oil, gas, renewable energy and nuclear energy, yet this fund do not solve the problem of access to energy as there is no strict mandate that women must be benefited from these public expenditures। अब ध्यान समझना, 5 वर्षीय योजनाएं कोयला, तेल, गैस और नाभिकीय ऊर्जा के लिए कोष की घोषणा करते हुए ऊर्जा के क्षेत्र में करोड़ों लाख रुपए खर्च करती है। फिर भी यह कोष ईंधन तक पहुंचने की समस्या को हल नहीं कर पाती क्योंकि ऐसा कोई भी जरूरी नियम नहीं है कि महिलाओं को इस सार्वजनिक खर्च से लाभ पहुंचाया जाना चाहिए। मतलब इतना सब कुछ एक्सपेंडिचर सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें कोई ये नियम नहीं है कि इससे महिलाओं को लाभ पहुंचे। तो यहां पे एजम्पशन पहला, एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी डन ओनली, कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया? ओनली थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन। ये आप कतई नहीं कह सकते। यहां पे एक समस्या का उजागर किया गया कि ये जो चीजें हैं होने के बाद भी महिलाओं तक उसका जो इफेक्ट आना चाहिए, जो उनको लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि केवल महिलाओं द्वारा ही इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। तो यहां पे ओनली वर्ड का इस्तेमाल किया गया, तो ये किस में आ जाएगा? डज नॉट इंप्लिसिट में आ जाएगा। अगला देखिए, गवर्नमेंट ओनली स्पेंड्स मनी and doesn't care about its management
आप इस तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते कि केवल वो पैसे खर्चा करती है और उसको उस बात पे केयर नहीं करती कि उसका मैनेजमेंट किस तरीके से होगा। तो यहां पे भी ये आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा। एक तो मैनेजमेंट की कहीं कतई बात नहीं समझ में आ रही है, दूसरा कि ये ओनली वर्ड का इस्तेमाल किया गया, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, डज नॉट इंप्लिसिट आएगा। इसका मतलब फर्स्ट एंड बोथ 1 and 2 डज नॉट फॉलो। सो करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? अगर दोनों गलत है तो उस कंडीशन में सही जो उत्तर आना चाहिए, नाइदर assumption 1 नॉर assumption 2 implicit, दोनों ही अपने आप में गलत हो जाएंगे। बात आई समझ में? तो इस तरीके से हमें लगता है कि assumption का कोई भी टॉपिक आपको मिलेगा, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो इजीली यू कैन हैंडल दीज क्वेश्चंस। तो आज के लिए बस इतना ही। assumption के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए मैं आपको वीडियो में बहुत कुछ बता चुका हूं इस वीडियो में assumption के बारे में, बस ये उम्मीद करता हूं कि आप उसको कितना इंप्लाई कर पाते हो। ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।